व्याख्यान करवाते आए हैं। ये पहली बार है शायद राजस्थान में या कम से कम इस महाविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार है कि हम विधिक साक्षरता को नाट्य मंचन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कानूनों की सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाना है। न जाने क्यों ऐसा मान लिया गया कि ये विधिक साक्षरता बालिकाओं के लिए या महिलाओं के लिए होनी चाहिए। महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत विधिक साक्षरता को एक गतिविधि के रूप में रखने का मूल उद्देश्य था महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। हम महिला प्रकोष्ठ के साथ ही ये मानकर चलते हैं कि विधिक साक्षरता की जरूरत जितनी बालिकाओं को है उतनी ही बालकों को भी है। और थोड़ी स्पष्टवादिता के लिए मैं ये अवसर लेना चाहूंगी कि शायद बालिकाओं से ज्यादा बालकों को है। इसलिए जब कभी भी महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में विधिक साक्षरता के लिए किसी भी प्रकार का आयोजन किया, जैसे गत वर्ष हमने जज महोदया को बुलाकर सामान्य विधियों की जानकारी प्राप्त की, तो हमने बालिकाओं के साथ बालकों को भी प्रवेश दिया और उनसे गुजारिश की कि इन विधियों को समझें, ना केवल समझें, स्वीकार करें, ना केवल स्वीकार करें, जिंदगी में इनका पालन करें। महिला प्रकोष्ठ के लिए ये एक गर्व की क्षण है कि हम विधि साक्षरता में एक नवाचार करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को ये सूचित करूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर जेपी जोशी साहब। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारे मार्गदर्शक बंसाली जी सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर इंदुबाला बाफना। कार्यक्रम की शुरुआत हम माता सरस्वती के दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वह माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। और आपके सहयोग के लिए मैं महिला प्रकोष्ठ की वरिष्ठ सदस्य सुनीता चौधरी मैडम और सुमन पलासिया मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो आप यहाँ आए और सहयोग करें। शासन और सभ्य समाज की स्थापना होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थी हमें इस बात का परिचय देंगे कि हम सुसंस्कारित हैं। मोबाइल आपके नहीं बजने चाहिए। और नाट्य मंचन के दौरान आवश्यक रूप से मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि ये नाटक केवल और केवल विधिक साक्षरता हेतु मंचित किया जा रहा है। इस नाटक के पात्र, घटनाएं, दृश्य काल्पनिक है। आप में से कोई भी अगर इसमें किसी भी प्रकार की साम्यता दिखते हैं तो यह महज एक संयोग है। किंतु इसमें जिन विधियों का जिक्र किया गया है, जिस कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, वो तथ्यात्मक है, उनमें कल्पना नहीं है। नाट्य मंचन पूर्ण होने के बाद अगर यहाँ उपस्थित किसी साथी को या हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों को या विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये अमुक विधि की जानकारी गलत दी गई है या इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो हो सकता है हमारी तरफ से कुछ कमतरी रही हो, तो कृपया बाद में हमें उससे अवगत अवश्य करवाएं ताकि भविष्य में कभी हम ये प्रयास करें तो उसमें सुधार किया जा सके। मैं आप सब लोगों से नाट्य मंचन के दौरान पूर्ण सहयोग की उम्मीद नहीं, विश्वास रखती हूँ। तो हमारे सही समय पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष शंकर लाल गुर्जर। इस नाटक का रिहर्सल कर रहे थे 46 में, तो शंकर वहाँ आए और देखा कि यहाँ रिहर्सल करने
नहीं, ऐसा नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे लगता है इस बार भी तुमने कुछ अनोखा लिखा है। इस बार एक कहानी लिखने की कोशिश की। कहानी? कैसी कहानी? मैं सुनना चाहूंगी और ये सब भी सुनना चाहेंगे। जरूर मीरा, ये कहानी बहुत समय पहले प्रारंभ हुई, जब सबके सामने एक स्त्री के स्वाभिमान को लज्जित किया गया। तुम अपना सारा राजपाट तो हार गए। अगर इस बार तुम हारे तो द्रौपदी हमारी दासी होगी, दासी। जी मामा श्री, कितने अंक चाहिए? 6 मामा श्री, 6। मामा श्री 6। वाह मामा श्री वाह। तुमने कहा था ना मांझे। जी मामा श्री। दुशासन। जी भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को खींच कर लेकर आओ। अब वो हमारी दासी हुई, दासी। अब तुम पटानी नहीं, हमारी दासी हुई, दासी। हाँ दासी, हमने तुम्हें पांडवों से चौसर में जीता है, चौसर में। मुझे दांव पे लगाने का तुम्हारा क्या हक था? क्या मैं कोई वस्तु जिसे तुमने दांव पर लगा दिया? मैं मनुष्य हूँ, धर्मराज मनुष्य। इस खेल में तुम मुझे हार जाओ, मैं वो वस्तु नहीं हूँ। नहीं, मुझे नहीं सुननी ये कहानी। बस करो देव, मौन हो जाओ। क्या हो गया मेरा? देव, आखिर ऐसा क्यों होता है? हर बार हम स्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है? क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं? हम महिला भी इंसान हैं। क्या ये समाज हमें समान भाव से स्वीकार नहीं कर सकता? आखिर मैं पूछती हूँ देव, एक पुरुष और एक स्त्री में अंतर ही कैसा? कोई अंतर नहीं है मेरा। अगर कोई अंतर नहीं है तो यह अन्याय क्यों? इतने अपराध क्यों? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे समाज का दृष्टिकोण बदला जा सके? बिल्कुल बदला जा सकता है मेरा। अगर तुम चाहो, अगर तुम सभी मिलकर हिम्मत करो, अगर तुम सभी मिलकर कोशिश करो। लेकिन कैसे? हर कहानी, हर हकीकत में तो हमें ही अगला बताया जाता है। नहीं, सब कहानियां ऐसी नहीं होती। एक कहानी ऐसी भी है जहां स्त्री ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर और इस देश के कानून का सहारा पाकर अपने सबला होने का परिचय दिया है। ऐसी कहानी? हाँ, तुम सुनना चाहोगी? जरूर सुनना चाहूंगी। मेरा कहानी तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, पर एक वादा करो। कैसा वादा? यही, किस कहानी को सुनने के बाद तुम इसके सार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। हाँ, जरूर। मीरा, ये कहानी है एक सीमा, एक दर्पण और एक नैना की। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक बेटी का जन्म होता है। और आगे मैं तुम्हें बताता हूँ
कहानी में क्या होता है। इस बार एक लड़का दे दे भगवान, बस इस बार जो मेरे वंश का नाम आगे ले जा सके। हे प्रभु, बस इस बार तो अगर इस बार लड़का भी हुआ तो क्या मुझे दिखाऊंगा मैं विराटी बोलूं? नहीं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हे भगवान, क्या होगा? नहीं, इस बार तो लड़का ही होगा। हाँ, लड़का। आखिर मैंने इतनी मिन्नतें मांगी, मंदिरों में नारियल चढ़ाए, मस्जिदों में चादरें चढ़ाई। हाँ, इस बार तो लड़का ही होगा, बस लड़का। हाँ, होगा, लड़का। सिस्टर, सिस्टर। अपनी पत्नी और बच्चे से मिल लीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बार भी बेटी। अब क्या मुझे काम करना विराजी वालों को? अब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हे भगवान, ये क्या हो गया? गायत्री, तुम मुझे इस बार भी वारिस न दे सकी। गायत्री, क्या कहेगा समाज? अरे तू करेगा मुझ पर? कहेगा जिग्नेश को लड़की हुई है, लड़की। जी जिग्नेश, तुम इतना छोटा कैसे सोच सकते हो? मैं कुछ नहीं जानता। अरे मैं तो कहता हूँ मार दो इसे, किस्सा ही खत्म। कह देंगे बिराटी वालों से कि जिग्नेश को मरी औलाद पैदा हुई थी। अरे कम से कम इस कलंक से तो बचेंगे। जिग्नेश, हाँ गायत्री, अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारी कोख में बेटी है तो मैं इसे इस दुनिया में ना देता। चुप हो जाओ जिग्नेश, चुप हो जाओ। अरे पहले तुम एक बेटी को कोख में मरवा चुके हो, आखिर अपनी गायत्री, करोगे? नहीं जिग्नेश, मैं बोलूंगी, अपने बच्चे के लिए बोलूंगी। अरे 9 महीने पाला है मैंने इसे अपनी कोख में, और तुम कहते हो मैं इसकी जान ले लूं? इतने पत्ता दिल कैसे हो सकता है जिग्नेश? कैसे? वो जिग्नेश नहीं जिससे मैंने शादी की थी। अरे चुप कर करम चली। अरे
गई। चल जो हुआ सो हुआ, छोड़ इस पत्नी को ये। चल मेरे साथ, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। देखना इससे तुझे लड़का ही होगा। ये क्या कह रहे हो माजी? दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी। जिग्नेश, तुम समझाओ ना माँ को, ये क्या कह रही है? क्या समझा माँ को? माँ तो सही कहती है। अरे मेरा ना सही, तो अपनी बच्ची का तो ख्याल रखा होगा। अरे तू भी मर और इसे भी मार। ऐसा मत करो माजी, ऐसा मत करिए। हमें छोड़ के मत जाओ जिग्नेश। जिग्नेश, जिग्नेश। हे भगवान, क्यों हो गया? क्या अपराध है मेरा? क्या कसूर है मेरी बच्ची का? यही ये एक लड़की है। तूने किया तो हर्ष क्या तेरा हुआ। तूने किया तो हर्ष क्या तेरा हुआ। ये रोशनी अंधेरों से उड़ गई। माँ मैं खाक में क्यों न मर गई। माँ मैं खाक में क्यों न मर गई। अरे अब काहे को रोती तू? चला गया छोड़ के। बेटा चाहिए इनको बेटा। ये सब औरत एक जैसे होते। अरे उसको पूछती, उसकी माँ ना होती तो किधर से आता वो? बेटा चाहिए इनको। और बर्बादी है ना एक बेटी को पहले ही कोख में, उसी समय भिजवा के जेल में जाता 10 साल के लिए अंदर। जेल में? हाँ जेल में। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पूछने, लड़का होगा या लड़की। साले समझते ही नहीं है। जांच करवाना भी अपराध है। 7 साल की सजा हो सकती है। जांच कराने की 7 साल की सजा? और भी तो कुछ बकबक करा था तेरा वो पति दूसरी शादी करेगा। अरे पति पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी? जेल में सड़ेगा जेल में। छोड़ो बहन, अब छोड़ो। मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे एक काम कर दो, मेरे भाई को फोन लगा दो ताकि वो हमें अपने घर ले जाए। हाँ जरूर जरूर। ये हो, ये दोनों अभी तक नहीं आए। हाँ जी, क्यों चिंता कर रही हो? फिर ट्रैफिक में फंस गया होगा। एक बात का ध्यान रखो, गायत्री हमें उसके सामने ऐसा कुछ मत बोल जिससे उसको बुरा लग जाए। समझ? वेट करो। देखो तो मेरी भांजी कैसे अपने मामा को देख के मुस्कुरा रही है। अरे ला, गोद में दे दे। चलेंगी। ला से, ला से। अजी, देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। भाई, इसकी आंखें तो बेटी गायत्री पर गई है। इसकी नजर ना लग जाए किसी बच्ची को।
बबली, कैसी बातें कर रही हो? बहन है तू मेरी। अरे साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, अब तुम मुझ पे बोझ कब से बन गई? और ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। भैया अच्छा तो संभाल इसको, मैं काम कर दूंगा। आंसू पूछ और डर मत। वो जिग्नेश क्या बिगाड़ लेगा तेरा? अरे बेटी है उसकी, ऐसे कैसे छोड़ देगा? जो अगर छोड़ देगा तो गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा उसे। गुजारा भत्ता? पर भैया कैसे? देखो हमारे देश में कानून है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसे संतान हो तो उसे प्रतिमाह निश्चित गुजारा भत्ता देना ही पड़ता है। अच्छा भैया, हमारे देश का कानून हमारी इस तरह भी रक्षा करता है? हाँ, अब तुम जाओ और आराम करो, मैं दर्पण को संभाल के लाता हूँ। पता चला पिताजी उसे लेके पूरा मोहल्ला ना पाए होंगे। जी भैया, आप सही कह रहे हो। गरीबों के लिए लड़ता नेता हुआ अमीर। बेटी वैज्ञानिक बन समाज के लिए बनी वरदा। नाबालिग से दुष्कर्म करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपराधी को 40 दिन के भीतर ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जी अच्छा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? ये समझ रही बात। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब मैं समझाता हूँ। रुको, आप रहने दो। दर्पण बताएगी, वो कानून की पढ़ाई कर रही है। नानी, फास्ट ट्रैक कोर्ट वह न्यायालय है जो मामलों की सुनवाई जल्द कर बहुत ही कम समय में अपना निर्णय सुना देता है। अच्छा हाँ, और तो और यहाँ मामलों की सुनवाई नियमित रूप से होती है। अच्छा है बेटा। हाँ नानी, चलो बढ़िया है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में सुनकर दिल को सुकून मिला। नहीं तो रोज दुष्कर्म और हत्या की खबरें सुन सुनकर मन दुखी हो जाता है। अच्छा सुन, एक और बात बता, क्या और कोई रास्ता है या कानून है जिससे छोटी बच्चों को न्याय मिल सके? नानी, छोटी बच्चों के लिए अब पॉक्सो एक्ट है ना? अच्छा हाँ, पर फिर भी महिलाएं बदनामी के डर से कानून की शरण में नहीं जाती है। नानी, ऐसी महिलाओं को पता होना चाहिए कि सरकार पीड़ित महिलाओं की पहचान गोपनीय रखती है। हाँ बेटा, तब तो महिलाओं को कानून की शरण जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल नानी, कानून जानता है कि उसे पीड़ित की रक्षा किस प्रकार करनी है। हाँ बेटा। अच्छा नानी, अब मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। ठीक है बेटा। अरे रुक, अपना टिफिन तो लेती जा रही हो। जल्दी मत रखिए कर बेटा, आराम से जा। बाय नाना। ध्यान से जाना। अच्छा रोजी, शर्मा जी के वहाँ पे भी चलना था। क्या बात है, फिर से दिमाग चल रहा है। अरे चलते चलते जल्दी। हाँ।
क्लास में, कॉलेज होता है क्लास बंद करने के लिए। और समझना कैसे? अबे अकेले अकेले क्या देख रहा है? अरे ना कुछ नहीं है यार। अबे बता अरे भाई। ओह भाभी। अभी ये तुम्हारी। तुझे क्या? अबे बता तू सही कहाँ से ये? चलो ठीक है। तुम्हारे जैसा मेरा समझ आया क्या? हमारी भाभी की फेसबुक से ली है और व्हाट्सएप स्टेटस से स्क्रीनशॉट लिया है। अरे ये गलत है। क्या गलत है? हमने फोटो तो ली है। अरे भाई तुझे नहीं पता किसी लड़की की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेना, उसे दिखाना, उसे शेयर करना अपराध है यार। किसी की प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं। अबे तू जानता है तो किससे बात कर रहा है? अपना ज्ञान अपने पास रख, वरना पता चला ना तू रहा ना तेरा ज्ञान। तुम लोगों को समझा ना, दीवार से सर पीटने के बराबर। बस बैठो यार। अरे ये नहीं पता। आज बच्ची अबे क्या अबे पैसे यार इसको 10 रुपए। अरे 20 रुपए दे रहा हूँ ना। अभी कल के तुम्हारे 20 रुपए बाकी। कल के 20 रुपए पंडित जी मैं दे दूँगा। अपना भाई दे दो। जाओ कल साथ में दे देंगे। अरे कल दे देंगे यार। या तो बात करते अभी बोल रहा है। 20 रुपए नहीं रख सकते। पंडित जी भी इंसल्ट कर रहा है। तुझे इसमें दीदी आज ये क्या मस्त लड़की आ रही है। ये तो बहुत बड़ी वाली है। आए आए पूनम का चांद। दोस्त है हमारी। अबे ये कब हुआ? अबे हुआ नहीं तो हो जाएगा। रोज में हंसकर देखती है। अबे वो तुझे हंसकर नहीं देखती, तुझे देख कर हंसती है। बहुत शर्म करती है रोजाना। अबे बात तो जानवर के बारे में निकली थी। जो भी हो यार, बस भाभी है तुम्हारी और भाभी मां समान होती है। ओए ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? गलत है ये। क्या गलत है? क्या गलत है? किसी देखा ही तो है, किसी का बलात्कार तो नहीं ना किया। अबे हमने कल पीछे ही तो किया है। अरे भैया हमने मात्र दोस्ती ही तो करना चाहिए। अबे गधों, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। बलात्कार ही नहीं, किसी लड़की का पीछा करना, उसे ढूंढना, उसे छूने की कोशिश करना, ये भी अपराध है। क्या? हाँ, अगर लड़की ने एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस अंदर ले गई ना, तो समझो पूरा करियर बर्बाद। क्या भाई? हाँ? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हो तुम बता दिया। भगवान कसम आगे से तो कभी नहीं करूँगा। हाँ भाई। अबे साले डरपोक, ये डरा रहा तू डर रहा है? नहीं ये सही बोल रहा है। अरे कैसे बोल रहे यार? अरे तू रहने दे कमल भाई, किसी दिन पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब इनकी अक्ल निकाल। अबे चल जा जा, इसको धमकी देता है पुलिस की। हम नहीं डरते किसी पुलिस राहुल से। यार। अरे क्या यार? बे हमें तो मजा आता है ये सब करने में और हम तो करेंगे। क्या बोला तुमने? मजाक है? तुम्हारी बहनें भी तो कॉलेज जाती है, तो उन्हें छेड़ दो। क्या कहा तूने? हाँ सोच, तेरी
ऐसे लोगों की क्या मोल रखना? ये गलत है ना? क्या छोड़ो और क्या मुंह नहीं लगना, बल्कि ऐसे लड़कों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तुम्हें तुरंत पुलिस या महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पे इसकी सूचना देनी चाहिए थी। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखना। अच्छा, तुम्हारे साथ ये कौन है? ये इंडिया वाले कॉलेज में पढ़ती है? नहीं दी, मैं पढ़ाई नहीं करती। क्या? पढ़ाई नहीं करती? लेकिन क्यों? वो अगले महीने शादी? तुम्हारी उम्र कितनी है? ये तो भी नाबालिग है। तुम्हें पता है बाल विवाह कितना बड़ा कानूनन अपराध है? और अभी तो तुम्हारी उम्र है ही कितनी? इस पढ़ने लिखने की उम्र में शादी? तुम्हें इस शादी के लिए अपने माता पिता को मना कर देना चाहिए। वो नहीं मानी। तुम कोशिश तो करके देखो, जिद करो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पे तुम्हारा अधिकार है। मैं भी तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी। हाँ जी, ये अच्छा लगा। चलो तब आप चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया। अरे हाँ, चलो 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 चलो। अच्छा शीतल, आदि को फोटो लेकर करते हैं। कभी हमारे भी नंबर ले लो। देखो देखो सलाम करने आएगा। सलाम करने किया क्या? रोज आती जाती लड़कियों को छेड़ते हो, उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, उनको देखते ही सिंगर बन जाते हो। भूल क्या रहा बोल ले बीच में बोल आजा। तुम्हारी माँ बहनों को ऐसे छेड़ते हो? माफ कर दो। सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोंडों के कारण लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती है, और अब तुम जैसा छोरों के कारण कॉलेज में आने से लड़कियां डरती है। और क्या तो गलती होगी? एक बार खाने में अटेंडेंस होगी ना, नौकरी इतना गिरा तो बात क्या करें इनका बोल अभी स्टूडेंट है, छोड़ दे। देखो स्टूडेंट हो इसलिए वार्निंग देकर छोड़ दो, लेकिन अगली बार जैसी गलती करी देखो
आगे ये कर दिखाने और छेड़ा लड़कियां होकर देख रहा था, ऐसा नहीं आके बचा ले अपने दोस्तों। अरे तुम दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर पहले सुधर जाते ना तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ताने मारता रहेगा कि हॉस्पिटल में लेके अबे ये जूता दे रहा है तो इसको कौन उठाया? शाबाश नैना, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसा तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है दर्पण। अगर तुम मुझे हिम्मत न देती तो ये सब नहीं हो पाता। नहीं नैना, ये हुआ है तो तुम्हारी पहल के कारण, तुम्हारे साहस के कारण। सही समय पर बिना डरे तुमने पुलिस को फोन किया, इसी कारण ये सब संभव हो पाया है। शाबाश दीदी, 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 दीदी। मैं आपको बता नहीं सकती आपकी कितनी खुशी थी। क्या हुआ लेकिन बताओ तो। दी, ऐसा लगता है मैं किसी पिंजरे से आजाद हो गई हूँ। ये पूरा आसमान मेरा है दी, और मैं अपने पर मिलाकर इस आसमान में चाहे जा उड़ सकती हूँ दी। अरे बता भी दो। दी, अब मैं पढ़ सकूंगी दी। क्या? हाँ दी, जब आपने मेरा माता पिता को बाल विवाह और उससे होने वाली हानियों के बारे में बताया तो वो आपकी बात समझ गई थी, और उन्होंने मेरी शादी बालिग होने के बाद ही करने का फैसला किया दी। शाबाश शीतल, शाबाश, बहुत अच्छे दी। ये तो आपकी तरफ हो पाया है। नहीं शीतल, ये हुआ है तो तुम्हारी समझदारी के कारण, तुम्हारी जागरूकता के कारण। तुमने सही समय पर स्वयं जागरूक होकर अपने माता पिता को भी जागरूक बनाया और बाल विवाह जैसा बड़ा अपराध होने से रोक लिया। शाबाश। अरे वाह, आज तो पानी पूरी बनती है। अरे हाँ, चलो चलो। सही कहा। तुमने देखा नैना ने कितनी हिम्मत दिखाई। हाँ, रोज छेड़छाड़ से परेशान होकर नैना ने जहाँ एक दिन पुलिस को फोन लगा ही लिया और उन बदमाश लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सही कहा। और मेरा तुमने देखा दर्पण ने शीतल के माता पिता की आंखें किस प्रकार से खोल दी। हाँ देव, दर्पण ने शीतल के माता पिता को समझाकर बाल विवाह जैसे अपराध को रोक लिया और शीतल की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। सही कहा मेरा। और तुमने देखा गौरव जैसा विद्यार्थी कितना जागरूक निकला, उसे सामान्य कानूनों की कितनी जानकारी थी। हाँ देव, गौरव जैसे विद्यार्थी ने छोटे छोटे कानूनों के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अपने दोस्तों को भी सही राह दिखाई। अगर मेरा वास्तविकता में देखा जाए तो गौरव, दर्पण और नैना जैसे लोग ही इस समाज में कानूनों के प्रति जागरूकता ला सकते हैं। हाँ देव, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। अगर लोग कानूनों के प्रति जागरूक रहे तो समाज में कई अपराधों को रोका जा सकता है और समाज में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। सही कहा, बिल्कुल लाया जा सकता है। आखिर अभी समाज में हम जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आखिर उसके लिए पहल तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा देव, कहानी में आगे क्या होता है? आगे बताया ना, वो पानी पूरी खा लिया था। अच्छा, इसके आगे क्या होता है? इसके आगे तुम भी पानी पूरी खिलाओ, फिर बताना। पानी पूरी, चलो चलो चलते हैं। चलो। एक पैसे तुम्हें दोगी वो? अरे हाँ हाँ ठीक है, अब आगे क्या होता है? ऐसा क्या हुआ? नानी, कुछ लड़के मिलके मेरी
चिढ़ा करते थे। आज हम लोगों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जिंदगी भर याद रखेंगे हम लोग। शाबाश बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा। सुन बेटी, तू ऐसे लोगों के ज्यादा मुंह मत लगा कर। सुना है बहुत खराब होता है। तुम अपनी बसवान बंदी करो। तो तुम्हारा डरपोक बेटा अजय रोज स्कूल जाता था और लड़कियों से डरकर आ जाता था। और आज हमारी दर्पण बेटी लड़कों को डरा कर रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा काम किया दर्पण बेटी ने, इस खुशी में कुछ मीठा मीठा हो जाए। और आप? मीठा तीखा मसालेदार, पकौड़ी वकौड़ी बना दो। पकौड़ी। अच्छा, पकौड़ी। ये लो जी, मिर्ची तो खत्म हो गई है। तो पड़ोसी कब काम आएंगे? सीमा मम्मी के घर से ले आती हूँ। हाँ बेटी, जय जय। अरे जल्दी आ जाना। हाँ नाना जी। अच्छा, घर में टमाटर सॉस है क्या? नहीं है, है? नहीं है। तो पुदीने की चटनी वटनी? चल।
भाभी? मैं ठीक हूँ। बताओ कैसे हो? भाभी वो घर पे मिर्ची खत्म हो गई थी तो सोचा भाभी अब ठीक तो हो ना? परेशान लग रही हो भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ भाभी? और ये चोट कैसे लगी भाभी? क्या हुआ भाभी? मुझे दिखाओ। ये तो जलने का निशान है। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? दरअसल मेरी सास मुझे मारती है। क्या? लेकिन क्यों? वो कहती है कि शादी के वक्त मेरे माँ बाप ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें 5 लाख रुपए देंगे और अभी तक उन्होंने 3 लाख ही दिए। वो रोज कहती है बाकी के 2 लाख कब लाऊंगी? अब मेरे माँ बाप गरीब है। वो जून का गुजारा भी कैसे करते हैं वो मैं ही जानती हूँ। अब बाकी के 2 लाख में उनसे कैसे मांगू? नहीं भाभी, जानती हो दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानून में अपराध है। और तुम्हें तो सब कुछ कैसे सह लेती हो भाभी? तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए भाभी। हम महिलाओं की खामोशी के कारण ही ऐसे अन्याय बढ़ते हैं। नहीं दरबार, मैं अपनी सास के खिलाफ नहीं भाभी, तुम समझते क्यों नहीं? आखिरकार कब तक ये सब सहनी होगी? कब तक इस घरेलू हिंसा का शिकार होती रहोगी भाभी? कब तक? बस भाभी बहुत हुआ, चलो मेरे साथ। नहीं दरबार भाभी, चलो। नहीं दरबार, चलो भाभी। चोरी करता है? काम कर काम। चोरी करता है? एकदम चोरी करता है और ऊपर से जेब में पैसे भी नहीं है। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? जेब खाली है और छोड़ दूं? चल, गड़बड़ है। चल पड़े किधर है? चल पड़े। अरे वो चल पड़े। इधर को पड़े। जल्दी आया करो। साल में बंद करो। अबे वो ये क्या तेरा याद लगता है? तो कंधे नहीं, गर्दन पकड़ गर्दन। चोर है ये। अबे वो गधे, थाने के बाहर किधर ले जा रहा है? 20 साल हो गए रहते रहते, सारे नमूने मेरे थाने में भरने थे। तेरे बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ यार। है कि नहीं? ये फाइल साल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। हाँ, कर लेगा तू होनहार है, मुझे पता है कर लेगा। जाओ।
चार चाय, 4 समोसे और 1 चाय। 4 समोसे और 1 चाय। हाँ। समझ गया या फिर से समझाऊं? समझ गया सर। और सुन, 1 समोसा तेरे भी लेता है ना? सब्जी एक दी। अच्छा सुन, वो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर पे तेरी भाभी को देता है ना? इंस्पेक्टर साहब, इधर आओ, इधर आइए। हमें रिपोर्ट लिखानी है सर। हाँ, क्या हुआ? बोलो अभी, डरो मत, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास मुझे दहेज के लिए रोज परेशान करती है और वो मुझे मारती भी है। अच्छा, दहेज? ये तुम जैसी औरतें अपने ससुराल वालों को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी झूठा मूठा केस दर्ज करा देती है। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? और नहीं तो क्या, इनके पति इनसे कुछ कह दें या इनके सास ससुर इन्हें थोड़ा परेशान करते हैं तो उनसे बदला लेने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाती है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन क्या, रोज ऐसे 100 केस आते हैं जिनमें से 90 तो फर्जी होते हैं। सर आप एक बार इनकी तरफ देखिए तो सही। खेत के शरीर पर लगे चोट के निशान भी आपको झूठे नजर आ रहे हैं। खेत के शरीर पर जो घाव है वो आपको झूठे दिख रहे हैं। जो लोग कानून का मजाक बनाते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, उन लोगों की वजह से क्या आप उनके साथ भी अन्याय करेंगे जो सच में पीड़ित है? हाँ ठीक है, आइए मैं आपकी रिपोर्ट लिख देता हूँ। लिखिए, 498 में लिखिए। हमें सब पता है, हमें कानून सिखाएंगी। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ रहती हैं आप? लेकिन क्यों? ये चंद्रशेखर रहती है और इनके प्रताप नगर थाना लगता है और ये भीमगंज थाना है, भीमगंज। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको जीरो रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता? जीरो रिपोर्ट? कौन सी जीरो रिपोर्ट? हाँ, जीरो रिपोर्ट। इसके तहत आप किसी भी पीड़िता की रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर सकते हैं और फिर उसे संबंधित थाना क्षेत्र अधिकारी के पास भेजते हैं ताकि वो उस पर आगे की कार्यवाही शुरू कर सके। अब तुम हमें कानून सिखाओगी? अब तुम हमें बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? किस बदतमीजी से बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं तो बस बदतमीजी सब तो मेरे शब्दकोश में। लाठी सिंह! सर ये हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, कर रहा हूँ ना। और कहते हैं देख लीजिए। मुझे जीरो रिपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। शर्म करो गुलाटी सिंह, शर्म करो। तुम जैसे ऑफिसर्स के कारण, तुम जैसे लोगों के कारण जीरो रिपोर्ट के बारे में नहीं पता। पता है ना सर, पूरा पता पता है। है तो रिपोर्ट लिखो। जी सर।
बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जैसा जागरूक कानून की बहुत मदद करता है। एक और चीज तुमको भी ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी और भारत माता जी की तस्वीर टेढ़ी क्यों लगती है? ड्यूटी पे आते हो तो ध्यान रखा करो। तेरे से एक काम भी ढंग का नहीं होता। और ये हमारे साहब ना कोई फोन ना कोई टेलीग्राम, टपक पड़ते बस थाने में। इनकी रिपोर्ट लिख ली गई है। अब आप इन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जा सकते हैं। सर मुझे एफआईआर की कॉपी भी चाहिए। इसके साथ वाली को सब कुछ चाहिए। ले भाई, फोटो कॉपी कर ला। ये लीजिए। धन्यवाद। मेरे समोसे को क्या हुआ? आगे? और चाय? अबे तेरी जो पी गई तो ठीक है, मेरी भी पी गया। ये कोई समय है गड्डी पीने का? ये कोई समय है समोसा खाने का? रामखोर जुबान लड़ाता है। सस्पेंड कर दूंगा 2 महीने के लिए। अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर घर बैठ कर खाना चाहिए समोसे। बोलो ना। चल लेकर आ। विनोद, मिला मुझे मिला। ये देखो भाई, हमें कानून सिखा रही थी। अपना फोन तो यहीं भूल गई। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर दीजिए उनको। अरे क्या हो गया? किन्हें गिरफ्तार कर लूं? क्यों कर लूं? उन्होंने क्या? क्या सच में? मेरा मतलब था कहाँ और कब? तो जब मैं ट्यूशन से घर आ रही थी तो मुझे अकेला देख क्या? अकेला देख मेरा पीछा किया और मेरी छत लुटने की कोशिश। तो फिर तुमने क्या किया? मैं डरी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उनका सामना किया और वहां से बच निकली। पर तुमने ये सब अकेले कैसे किया? वो कॉलेज में हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई थी और बताया था ऐसी स्थितियों से कैसे बचना है। मैं हमारी टीचर की दी हुई सीख के कारण ही आज बच पाई हूँ। वाह, बहादुर लड़की हो। शाबाश। पर मुझे ये बताओ कि वो थे कौन? क्या तुम पहचानती हो उन्हें? हाँ, मुझे मेरा
दुकान के बाहर से निकली थी जहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। वहीं से सबूत के तौर पर ये वीडियो क्लिप लाई। अजीत, ये तो एमएलए का बेटा है। हाँ तो ये एक अपराधी है। हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एमएलए का बेटा है। अरे किसी का बेटा हो, हमें उससे क्या? हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और हो सकता है गलती तुम्हारी भी हो। मेरी? हाँ हाँ तुम्हारी। तुम अपने कपड़े पहनने का ढंग से देखो, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हो तुम लोग। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि लड़कों को बताइए कि उन्हें लड़कियों को किन नजरों से देखना चाहिए। ये मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, कहते हैं वो एक एमएलए का बेटा है। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ना, यदि ऐसी स्थिति में आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो हाँ हाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है, हमें सब पता है। लेकिन ऐसे कैसे एक्शन ले लूं एमएलए के बेटे के खिलाफ? आखिर हमारी बीवी बच्चे हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। मैं इनकी एफआईआर नहीं लिख सकता। हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? गुड़िया के पापा, गुड़िया के पापा, गुड़िया के पापा। तुम यहाँ क्या हुआ शारदा हमारी बच्ची को? शारदा, शारदा क्या हुआ शारदा? उठो शारदा, शारदा, अरे मैं पानी लेकर आओ, अरे मैडम पानी लाओ। शारदा, उठो शारदा, हमारे बच्चे, शारदा, हमारे बच्चे, उठो शारदा, हमारे बच्चे, शारदा क्या हुआ हमारी बच्ची को? हमारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज सुबह तो मैं उसे स्कूल छोड़कर आया था। लेकिन स्कूल से आते वक्त उसे कुछ गुंडों ने उठा लिया और उसके साथ बलात्कार किया। क्या? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी 6 साल की बच्ची का क्या दोष था बाबा? मैं पूछता हूँ, मेरी बच्ची का क्या दोष था? शारदा बताओ मुझे, कौन था वो लोग? आज मैं उनकी जान ले लूंगा। अजीत और उसके आदमी थे। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, एक अपराधी को खुला छोड़ने का नतीजा। अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून या कागज से सजा लेना। काश मैंने पहले एक्शन ले लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। और मेरी बच्ची लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप अकेले नहीं हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आपके साथ हैं। अगर कानून हमारे साथ है तो हम भी कानून के साथ हैं। अब नहीं सब तैयार होगी, हमारी आवाज ही हथियार होगी। न्याय हमारा हक है, समानता हमारा हक है। कोई हमारे स्वाभिमान से खेल नहीं सकता। खेलेगा अगर तो कानून से बच नहीं सकता। हम सब मिलकर लड़ेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे। और जब मिलकर उठती है आवाजें तो उसे ही कहते हैं आवाज़ें हक। आप लोगों की
तालियों के लिए धन्यवाद। आवाज़े हक की ये टीम ऐसा समाज नहीं चाहती। आवाज़े हक की टीम इस देश में या किसी भी देश में ऐसे कानून नहीं चाहती। फिर भी ये कानून बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा समाज नहीं है। हम चाहते हैं एक ऐसा सम्मान जहां पुरुष का जितना सम्मान हो वो बढ़े, स्त्री का जितना सम्मान है वो कायम रहे। इन बच्चों के कलाकारों की आवाज में जो खराश है उससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है। मौसम की परवाह किए बिना जब हम सर्दी की छुट्टियों में शीत लहर में अपने घर में रजाइयों में दुबके हुए थे, हमारे बच्चे रात को 9-10 बजे तक इस महाविद्यालय के प्रांगण में कार्य कर रहे थे। यकीन मानिए दोस्तों कि बच्चे सिर्फ इन तालियों के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये इस सोच के लिए काम कर रहे थे, इस विचार के लिए काम कर रहे थे, हक के लिए काम कर रहे थे, आवाज़े हक के लिए काम कर रहे थे। थिएटर की इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा फर्ज बनता है कि इस कार्यक्रम के पीछे जो मेहनती दिमाग हैं उनका परिचय मैं करवाऊं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा रही हूँ हमारे BA तृतीय वर्ष के छात्र से, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी, ये पटकथा लेखन किया, निर्देशन किया, अभिनय किया, सूत्रधार की भूमिका निभाई, हमारा प्रिय विद्यार्थी, हमारा बच्चा परमेश देव। अन्य कलाकारों के परिचय के लिए मैं निवेदन करूंगी परमेश देव से कि वो कलाकारों का परिचय दें। आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों की तालियां और प्रतिक्रिया देखकर लगा कि हमारी आवाज़ वाकई आप तक पहुंची है। इससे पूर्व कलाकारों का परिचय कर रहा हूँ। एक बात कि चाहे समंदर कितना ही विशाल क्यों ना हो, आखिर उसमें पानी तो नदियों का उद्धार है। हाँ, स्क्रिप्ट लिख पाया है, लेकिन ये सब कुछ मेरे गुरुजनों का ही दिया हुआ है। जो भी सीखा उनकी से सीखा। ज़्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि जो इस टीम के जिन्होंने इस स्क्रिप्ट में लिखते समय जितना दर्द मैंने सहा, उसी दर्द को आपके सामने जो लेकर आए वो इन्हीं कलाकार, इन्हीं टीम, इन सब की मेहनत है। मेरे लिए कहना बहुत आसान था कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन वो उस किरदार को आपके सामने लेके आए और उन्होंने उसको जिया। मैं आमंत्रित करता हूँ आपके सामने जो सूत्रधार की भूमिका में थी, आयुषी जैन, MA प्रीवियस इंग्लिश सूत्रधार की भूमिका में, इसका नाम था मीरा। चिराग ओस्तवाल अभिनय में, कॉलेज के स्टूडेंट की भूमिका निभा है, और अंशु तंबोली जिन्होंने मामा शकुनी और इंस्पेक्टर गुलाटी दोनों की भूमिका निभाई। अब जिस किरदार को मैं बुला रहा हूँ आपके सामने, पूरी मेहनत है, और यूँ देखिए कि बहुत दूर से आते हैं वो, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत, इतनी लगन और इतनी हिम्मत और इतनी ईमानदारी से उन्होंने इस थिएटर के लिए काम किया, जबकि उन्होंने इसमें अभिनय भी नहीं किया। जोरदार ताली के स्वागत कीजिए साहिल अंसारी का। अब आपके सामने आमंत्रित करता हूँ जिसने इस नाटक में जिग्नेश की भूमिका निभाई, मुदित जैन, BSc पार्ट फर्स्ट। अब आपके सामने जो जिसे कानूनों की वास्तविकता में जानकारी थी, और जिस किरदार को देखकर हमें लगता है कि हमें भी कम से कम इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए। हम युवा जोश में ऐसे कहीं कार्य कर देते हैं और हमें ध्यान भी नहीं होता कि ये अपराध है। इस नाटक में गौरव ने उसकी जानकारी वास्तविकता में भी उनका नाम गौरव है और नाटक में भी उनका नाम गौरव है। गौरव नागराज।
अब आपके सामने जिसने चोर की भूमिका निभाई और क्या खूब किरदार को जिया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपक मीणा का। इसके पश्चात जो इस नाटक की नायिका भी है और जिसने परिचय दिया कि एक स्त्री अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। समाज के सामने अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन हमारे नाटक में एक उदाहरण है दर्पण। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिसकी भूमिका निभाई है संजय ठाकर ने। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं जिसने एक माँ की भूमिका निभाई है। एक माँ से जब उसकी बच्ची को छीना जाता है तो क्या दर्द उसे होता होगा, उस दर्द को आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माधवी नामा का। इसके पश्चात जो हमारी सीनियर भी हैं और जिसने सास का किरदार निभाया है और उनके डबल रोल है, जो कि 26 मेंबर्स हैं इस टीम में, किरदार बहुत ज्यादा हो गए इसलिए हमें दो भूमिका लेनी पड़ी और फिर भी क्या बेखूबी से निभाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिशा ओझा का। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ जिसने कॉलेज की गर्ल नैना और दो किरदार निभाए काजल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णा साहू का। कृष्णा साहू सॉरी जया चुंडावत का। इसके पश्चात जिन्होंने नानी की भूमिका निभाई है, जो दर्पण की नानी बनी थी और डॉक्टर बनी थी, कृष्णा साहू। और अब उस किरदार को आमंत्रित करता हूँ जिसने ये पूरी व्यवस्था इस सब में पूरा योगदान दिया, पूरा दर्द सहा, जो कि मुझ तक इस बात को नहीं आने दिया ताकि मैं किरदार पर, स्क्रिप्ट पर, सब पर बेहतर तरीके से काम कर सकूं। तो ये सारा काम उन्होंने संभाला और उनकी टीम ने संभाला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने सीआई का किरदार निभाया और नाना का किरदार निभाया जुबैर अहमद जी का। इसके पश्चात आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने इस नाटक में भी, इसमें भी दो भूमिका निभाई है। एक तो कॉलेज बॉय और हवलदार की भूमिका संजय सारस्वत। इसके पश्चात आमंत्रित करता हूं मैं जिसने इस नाटक में कॉलेज बॉय की भूमिका निभाई है नीरज थारवानी। इसके पश्चात जिसने एक ऐसा पात्र जो जिसके साथ बाल विवाह होने वाला था, उसने हिम्मत की, जागरूकता दिखाई और अपने माता पिता को समझाया कि नहीं ये गलत है, जीवन मेरा अधिकार है, मुझे भी जीने का हक है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कोनिका भंडारी का, जिसने इसमें बहू की भूमिका निभाई है, जिससे दहेज से जो प्रताड़ित है और क्या दर्द उस बहू को होता होगा या उस इंसान को होता होगा जिसके साथ ऐसी पीड़ा होती है। हम चाहें कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन क्या खूब किरदार को जिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकिता शर्मा। इसके पश्चात जिसने इंस्पेक्टर की पत्नी की भूमिका निभाई है और एक माँ जिसकी 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हो गया, क्या बीती होगी उस माँ पर, उस किरदार को जीने की कोशिश की है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनुसिया राठौर का। इसके पश्चात जिसने हंसा हंसाकर आपसे तालियां लूट ली और आपका दिल जीत लिया और वाकई में रिहर्सल में भी हमारी कचौरी समोसे खा जाते थे, तो आमंत्रित करता हूं मैं तलपड़े स्वागत। इसके पश्चात जिनकी जुनैद की जो जुबैर की टीम में थे, जिन्होंने मंच की व्यवस्था संभाली, जुनैद आबेदी, जिन्होंने चाय वाली की भूमिका निभाई है पंडित जी। इसके पश्चात आमंत्रित करता हूं जिसने दुशासन की भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रभु प्रजापत का। बहुत अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने पांडवों में भूमिका निभाई है और मंच के बैक स्टेज में जिनकी भूमिका रही है दीपक स्वालकर, जिन्होंने वकील की भूमिका निभाई है और एक आंदोलनकारी लड़की की भूमिका निभाई है। उन्हें आमंत्रित करता हूं प्रीति जैन। और अंतिम में इसके पश्चात जिसने नर्स की भूमिका निभाई और आपको विभिन्न कानूनों की जानकारी दी है, वो यस मनीषा खटीक। इसके पश्चात अंतिम
और वो शख्स जिसने आप कॉलेज कैंपस में जितने भी पोस्टर्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर जितना भी प्रचार देख रहे हैं, जिसने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए आप सबका मन मोहा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रणजीत सिंह राठौर का। आप देख सकते हैं कि इस नाटक में 1.5 महीने से कितनी भूमिका, कितना श्रम कर रही हैं लोग। कोई और बचा क्या? ओके दोस्तों, ये तो एक थी ये टीम जिन्होंने ये सब किया। तो हमारी टीम का एक स्लोगन है, उससे मैं अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो हम क्या हैं? क्या बन सकते हैं? क्या ला सकते हैं? और जब मिलकर उठती है आवाजें तो उसे ही कहते हैं। ओके, मैं सभी के साथ चले जाएंगे। थैंक यू आप सभी का। दोस्तों अभी और कुछ बात कीजिए। जैसा कि इन कलाकारों की टीम की तरह भूमिका रही है जिन्होंने इस किरदार को निभाया है, लेकिन उससे पूर्व मैं उस शख्स को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने, उस शख्स का नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से ये नाटक संपन्न हो पाया, या कहें कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक विचार की जरूरत होती है। कोई भी महान कार्य एक विचार की नींव पर रखा जाता है। हालांकि अगर वो विचार आपको ही दिया जाता तो आप नाटक तो क्या उपन्यास लिख देते। तो मैंने तो बहुत छोटा कार्य किया है जिनकी वजह से लिख पाया। उनका नाम है, जो हमारी मां समान भी है, डॉक्टर देवकांता शर्मा, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। और जैसा कि भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, जैसा कि भारत में नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही इस प्ले में भी नाम मात्र का डायरेक्टर हूं। असली डायरेक्टर यही है, डॉक्टर देवकांता शर्मा। ये होता है कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए परेशानियां खूब आती है, लेकिन जब आपका जुनून हो, जज्बा हो और इरादे फौलादी हो, हिम्मती हो, तो उस समय ईश्वर भी आपकी सहायता करने उतर आता है। उस समय कल ही की बात है, यही समय था, हमें लग रहा था कि हम कर पाएंगे, लेकिन उस समय ईश्वर लग रहा था कि खुद हमारे गुरुजनों के रूप में उतर कर आ गया। मैं आमंत्रित करता हूं उस शख्स को, उन दो शख्स को जिन्होंने हमारे अंदर ऊर्जा भरी और राइटिंग वगैरह, मतलब कहीं अन्य कार्य जो संभाले उस नाटक को। केवल एक से एक्टिंग एक पार्ट होता है, बाकी लाइटिंग साउंड सब पार्ट होता है, तो उनको संभाला। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अवनीश जी सर का और अमन जैन सर का, जो अंत समय में ऐसा लगा कि हमारे लिए ईश्वर बनकर प्रकट हो गए और कहा कि हम कर सकते हैं, तुम एक्टिंग पर ध्यान। और एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो श्री गणेश का नाम लेते हैं, लेकिन जब मैं किसी भी कार्य का समापन करता हूं तो उन दो जनों का नाम लेता हूं। मैं विज्ञान संकाय का विद्यार्थी था, इंजीनियरिंग छोड़ के हिंदी जैसे विषय को मैंने अपनाया, और उस समय मेरी किसी मानसिक दशा रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। उस पूरी दशा को परिवर्तित किया, मेरी विचार शैली को परिवर्तित किया, मुझे एक मार्गदर्शन प्रदान किया, और न जाने क्या क्या किया। शब्द कब पढ़ेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उस शख्स का। मैं पंक्तियां बोलूंगा सर, आप फिर आएंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे गुरुजी डॉक्टर कौर जोशी सर का। अगर आप आज परमेश्वरी से परमेश्वर के सामने में मुझे देख रहे हैं तो उसमें भूमिका है इन शख्स की। एक और बात, मुझे मंच पर सर्वप्रथम इन्होंने चढ़ाया है और माइक इन्होंने मुझे हाथ में पकड़ाया है। अब वो वेट कर रहे हैं कि मैं माइक कब छोड़ूंगा। इसके पश्चात एक नाम और बचेगा, जो मेरे मित्र, जिन्होंने मुझे मित्र समान प्रेम दिया, या यूं कहूं कि इस नाटक के कहीं किरदार है। जब हम, एक अच्छी बात बताऊं कि सर मुझे चाय पिलाते थे डेली के यहाँ पे, और पैसे भी खुद ही देते थे, और उससे भी अच्छी बात ये कि वो जाते जाते मुझे कहते थे कि परमेश एक किरदार ऐसा हो सकता है। जो इसकी पूरी तैयारी के पीछे उनका कहीं मार्गदर्शन रहा, फोन पे बातें हुई, यहाँ तक कि हम ग्राउंड में जब होते थे तो सर कहते थे कि बेटा वो तुम सासू का करे थे ना, वो ऐसे चल सकती है, बेटा तुम जिग्नेशा कह रहे थे ना, वो ऐसे सोच सकता है। हर एक किरदार की मुझे जानकारी दी। शब्द कम पढ़ेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिल दादी सर का।
जिन्होंने मैं क्या था क्या से क्या बना दिया, इन सब गुरुजनों की देन है। इसके पश्चात जिन्होंने हमें, अब शब्द कम पड़ेंगे कि यह कहूं कि मेरी जो भी जिद थी, जिद नहीं इच्छा थी, मैंने जो मांगा उन्होंने दिया। शब्द नहीं कह सकता मैं उनके लिए, मेरी है हर एक इच्छा। ये नाटक करना, जाओ बच्चों पढ़ो, तुम्हारा ही तो कॉलेज है। मेरी सब गलतियां भी माफ करें। हमारे इस घर की मुखिया आदरणीय इंदुबाला मैडम, और भी मुझे सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा। मेरे वो थोड़ी समस्या है कि मुझे नाम याद नहीं रहते, बाकी और भी कई ऐसे नाम जिन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अश्विनी सर का। सिर्फ कॉलेज में अन्य कार्यक्रमों में भी मैं सर को एंकरेज करते हुए देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बाहर भी जितने कार्यक्रम होते हैं सर वहाँ आते हैं, अच्छा लगता है। और एक बात और कि जिनकी कलम से मैंने नाटक लिखा था, पता नहीं शायद 250 रुपए की कलम होगी, और मैंने सर को बता के ली थी। एक मिनट, डॉक्टर BL आर्य सर, मेरे हिंदी के गुरुजी हैं नहीं शायद। और इसके पश्चात आप जिसमें जितना भी दर्द देख रहे थे, दरअसल हम कक्षा में कहानी पढ़ रहे थे, नशा। तो उस कहानी को पढ़ते वक्त मैडम एक एक शब्द बोल रही थी और हम 3 स्टूडेंट बैठे थे, हर आंख से आंसू गिर रहा था। मतलब इतना दर्द था उस कहानी में। बस उसी दर्द को नाटक के स्क्रिप्ट में जब जो किरदार लिख रहा था वहां उतारने की कोशिश की है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मेरी हिंदी की गुरुजी डॉक्टर सुमन मैम का। और तो मैं क्या कहूँ कि मुझे यहाँ हर एक टीचर से, हर एक शख्स से मिलने के लिए मिला है। जब डॉक्टर संतोष आनंद जी सर वो रकीब और करीब वाला गाना गाते हैं, अपनी गजलें सुनाते हैं, तो मैं उनके शब्द चुरा लेता हूँ और अपनी कविताओं में वही प्रयुक्त कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर संतोष आनंद जी सर का, जिनका नहीं सर प्लीज। और एक और बात, और से बहुत सारे देखे हैं, लेकिन उन गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने आप ही से सीखा और आप ही के कारण लिख पाया। और हाँ, एक दबंग आवाज जो आप गुलाटी में अभी प्रयुक्त देख रहे थे, मैंने यहाँ अपने टीचर से सब कुछ सीखा और उसी को नाटक में प्रयुक्त किया। डॉक्टर GC भारती सर, बुलंद आवाज। यस। और डॉक्टर शैलजा मैम, ममता चौरिया मैम और सुमन मैम और बहुत सारे मैम, और मैंने कहा था ना नाम ध्यान नहीं रहते। और छात्र संघ अध्यक्ष हमारे, और इनका जब नाटक हम प्रारंभ कर रहे थे उसी समय काफी सहयोग मिला। और बाकी बातें मैम बताएंगी। सिर्फ मैं जाते जाते इतना सा कहना चाहूंगा कि इस नाटक को करने का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, परिवर्तन था, इंकलाब था, क्रांति थी। इसलिए मैं उन्हीं पंक्तियों को, हमारे इस नाटक को करने का उद्देश्य यही है कि समाज में परिवर्तन की वो इंकलाब की आग उठे। तो मैं 4 पंक्तियां कहते हुए अपने स्थान को, जो कि मेरी टीम इंतजार कर रही है और पक गई है कि वो कब आएगा और हम कब उसे पीठ थपथपाएंगे, तो मैं 4 पंक्तियों से अपना स्थान लूंगा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ वे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अत्यावश्यक कार्य से जाना होगा। सर, हम आपको सुने बिना और आपका आशीर्वाद लिए बिना आपको नहीं जाने देंगे। हमारा आग्रह है कि आप प्यारे बच्चों, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। एक तो सुबह मुझे आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, गाड़ी खराब हो गई। और अभी भी एकदम जब मैं इधर आ रहा था 3 बजे, तो ये खबर आई कि CO जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा 4 बजे से VC रखी जा रही है, जो सभी कलेक्टर्स को उसमें भाग लेना आवश्यक है। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मैं पहले यहाँ सिर्फ 15 मिनट के लिए आया था और अब जब 5 मिनट उतना ही समय बचा है कि मैं वहाँ जाके VC अटेंड कर सकूँ। मैं तुम सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो बच्चे ये मैसेज दे रहे हैं, इस अभिव्यक्ति का मैं तहे दिल से इनकी प्रशंसा करता हूँ। और आप सबकी कि आप सबने इनकी जो हौसला अफजाई की है और जो इस कॉलेज में मुझे देखने को मिला है, वो मैंने बहुत बरसों से कई कॉलेजेस में नहीं देखा। अभिव्यक्ति करना एक बहुत बड़ी बात है
और आपने किसी एक ऐसे माध्यम से नाटक को चुना और उस नाटक से सभी बच्चों जो यहाँ पर हैं, अब बच्चे नहीं सब युवा हो आप लोग, मैं उम्र में आपसे ज़्यादा हूँ इसलिए मुझे सब बच्चे ही लगते हैं, लेकिन आप जो युवा हैं और युवा शक्ति जिस हिसाब से इस कॉलेज में, मैं सभी गुरुजनों को जो आपके लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छी तालीम, एक अच्छी शिक्षा, न केवल किताबी ज्ञान बल्कि एक अच्छी अभिव्यक्ति करना, संपूर्ण एक आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना और एक पूर्ण अच्छे इंसान बनाकर इस कॉलेज से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको तब याद आएगा कि हमारे स्कूल के और कॉलेज के गुरुजनों ने किस तरह से हमें आगे बढ़ाया था और हमारी जो प्रतिभाएं थी उसको निखारा था। मैं माफ़ी के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन ये वादा करता हूँ कि संडे को मैं स्कूल का, इस कॉलेज का एक बार फिर भ्रमण करूँगा और जो मेरे से इस कॉलेज के आप जैसे हुनर बच्चों के लिए जो कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको। ये बिल्कुल सच है कि पीर परवसी हो गई है, पिघलनी तो चाहिए। पिघलने में ये कानून या विधिक साक्षरता एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि ये पीर पिघले तो हमें वादा करना होगा अपने आप से कि हम घरों में इन हिंसाओं को ना होने दें। कहीं होते हैं तो हम उसके साक्षी ना बने, हम उनका विरोध करें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो संघर्ष कर रहे हैं उनको प्रश्न चिन्हित ना करें। जो संघर्ष कर रहे हैं उनका तमाशा ना बनाएं। जो संघर्ष कर रहे हैं उनको ताने ना मारें। अगर इतना भी हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए इनकलाब आएगा। छात्र संघ अध्यक्ष शंकर अली गुजर, हम शंकर से निवेदन करेंगे कि आए, और क्योंकि कार्यक्रम लंबा हो रहा है हमें अगला शो शुरू करना है, कलेक्टर साहब पधारने वाले हैं, तो कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करें। शंकर। फूल नहीं चिंगारी है, बहनें लगाएंगी हम भारत की नारी हैं और भाई कहेंगे ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ शारदे को नमन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन और हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम और यहाँ विराजित सभी युवा शक्ति, मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को भी नमन और प्रणाम करता हूँ। हमने देखा आवाज़ हक कार्यक्रम, ये सब चीजें कब होती हैं? जब समाज जीवन में जागरूक लोग कम होते हैं और अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं। तो हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, आप सभी को एक संकल्प यहाँ से लेकर के जाना है कि इस समाज जीवन के अंदर जब कभी भी अगर कोई भी परिस्थिति आएगी जिसमें हमारी माँ, बहन, बेटी या कोई भी बहन जो है वो अगर असुरक्षित वहां महसूस करती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वहां पर हम आवाज़ हक के तहत वहां उनके साथ खड़े हों, उनसे मिले और उनकी मदद वहां करें। जब कभी हम देखते हैं कि अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो उस घटनाओं में जो देखने वाले लोग होते हैं वास्तव में उस घटना के जिम्मेदार वो लोग हैं जो उस घटना को देखते हुए मौन रूप से वहां पर खड़े होकर के या तो निकल जाते हैं या उसे देखते रहते हैं। हमने आजकल देखा है कि जब कभी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, उस घटना का वीडियो बनाते हैं। तो हमें शर्म करनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब करके मर जाना चाहिए कि अगर कहीं कोई घटना घटी है तो क्या हम उसका वीडियो निकालें या उसकी मदद करने वहां हम जाएं। ये बड़ा ही सोचने का विषय है।
ऐसे ही हम सभी ने, जैसे गुरुजनों ने बताया कि पूरे 2 महीनों से हमारे ये जो विद्यार्थी हैं 2 महीनों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, हमेशा 24 घंटे इनके दिमाग में बस आवाज़े हक कार्यक्रम चलता रहा। तो उसके लिए आप सभी एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। और मुझे गर्व है कि मैं जिस संगठन से आता हूं वहां पर हमेशा कहा जाता है कि नर और नारी कभी समान नहीं होते, क्योंकि नारी का स्थान बहुत ही ऊंचा है, नर उसके सामने कभी नहीं कर सकता। यानी कि जहां विद्यार्थी परिषद कहता है कि नारी का स्थान सबसे ऊंचा है, तो आपने देखा होगा परिषद के एक कार्यकर्ता नारी का सम्मान करते हैं। और ऐसे ही हमारे 1 महीने पहले ही परिषद ने एक कार्यक्रम चलाया था, मिशन साहसी। उस मिशन साहसी के तहत भीलवाड़ा जिले के अंदर 874 बहनों को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया था, और पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम चला। 7 लाख बहनों को हमने सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम वहां चला करके उनको सिखाया। इस प्रकार से हम खुद की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और जो ये समाज है जो देखता है केवल उनकी आंखें कोई खोलने के लिए अगर कोई है तो वो बहनें आज खुद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थी जो भाई हैं ये संकल्प जरूर लें कि जहां कहीं भी अगर ऐसी कोई समस्या होगी, किसी को कोई तकलीफ आती है, तो वहां पर वो आवाज़ हक के तहत यहाँ सीख करके हम उन बहनों की, उन माताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। सभी यहाँ से संकल्प लेकर जरूर जाएं। भारत माता की जय। साथ हम हमारे छात्र संघ के सदस्य नीलू और मनोज के भी आभारी हैं। कल आपने हमें बहुत सहयोग दिया। थैंक यू बच्चों, हमारे बच्चे। आप कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर हम अग्रसरित हैं। मैं हमारे प्राचार्य मिसेज इंदुबाला बाफना से निवेदन करूंगी कि वो अध्यक्ष उद्बोधन दे, और मैं हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि से क्षमा याचना करती हूँ कि समय अभाव के कारण आपके उद्बोधन से हमको वंचित रहना पड़ रहा है। लेकिन अगले जैसे ही कलेक्टर साहब आते हैं तब हम जरूर आपका आशीर्वाद लेंगे। मैडम इंदुबाला बाफना। महाविद्यालय परिवार में हमारे सभी विद्वान संकाय सदस्य, छात्र संघ के चारों पदाधिकारी, माननीय जोशी साहब, भंसाली साहब, कोकिला मैडम, सोमा जोशी मैडम और भी बाहर से पधारे सभी अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आवाज़ हक का जो आइडिया आया और जैसे ही मेरे पास ये बात आई तो मैंने कहा बिल्कुल करिए, क्योंकि भाषण से ज़्यादा कोई कला का निखार आता है और वो प्रभावी होता है कि अगर उसको किसी नाटक के माध्यम से दिखाया जाए। माननीय कलेक्टर साहब 10 मिनट में रवाना हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम वक्त है और बच्चों को भी थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद फिर एक शो पुनः करना है। और कलेक्टर साहब शायद जैसा उन्होंने बताया कि 2:45 बजे के आसपास वो वापस निकलना चाहेंगे, तो हम जल्द से जल्द दूसरा शो शुरू करेंगे। परमेश ने जो बात कही कि मेरी हर जिद, हर गलती, तो मैं बात तो बहुत ज़्यादा है, पर इतना सा कहना चाहूँगी कि परमेश ऐसे करते मेरे पास आता, मैंने कहा बेटा तुझे तो डांटने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या डांटूं। और जैसे उसने कहा तो मैंने एक मुक्तक उसको कल भी सुनाया और आज भी, कि हम डांटते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी गहराई होती है कि तुम जैसे बच्चे फूलों के समान हो, फूल सभी को अच्छे लगते, कांटों से सब चिढ़ते हैं, पर ध्यान रखना कि फूलों की रक्षार्थी कंटक शत्रुवंत से भिड़ते हैं, एक पुष्प संग शत कंटक प्राकृतिक सुरक्षा तैनात है, आलम्बन न हो कांटों का तो फूलों की क्या औकात है, आलम्बन न हो कांटों का तो फूलों की क्या औकात है। हमारा डांटना या कोई राह दिखाना ये सब
तुम बच्चों के हित में है। यहाँ के सभी गुरुजन, सभी टीचर तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं जहाँ के लिए तुम असली हकदार हो। मैंने अपनी बात में कई बार कहा कि ये जो थिएटर हो रहा है वो टाउन हॉल की जो थिएटर है उनसे किसी भी मायने में कम नहीं है। ये बात इस मंच से मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज पुनः कह रही हूँ। और स्टार्टअप का जमाना है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो ये कला में निखार आया है, जो युवा कलाकार है उनकी कला में और अधिक निखार आएगा और देश विदेश में थिएटर भी तुम लोग कर सकते हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी बहुत जल्दी में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः हमारे इस आवाज हक की जो महिला सशक्तिकरण की डॉक्टर देवकांता शर्मा, इनको इनकी पूरी टीम के साथ में बधाई देती हूँ और बच्चों की पूरी टीम को आगे और अधिक अपनी कला में निखार लाए और देश और विदेश में ख्यात नाम थिएटर की स्थापना करें। इन शुभकामनाओं के साथ जय भारत। हम महिला प्रकोष्ठ आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना समय दिया, विशेषकर जो बाहर से हमारे साथी पधारे हैं, सोमा मैम, कोकिला मैम, मधुरिमा मैम, जोशी जी सर, कंसाली जी सर और सब साथी। अगला शो बहुत जल्दी शुरू होगा तो हम अभी इजाजत चाहेंगे आपसे। और आवाज़ हक की टीम ना थकी है ना थकेगी। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। रोवर्स और रेंजर्स बाहर गेट पे पहुंचे। रोवर्स और रेंजर्स तो प्रमाण पत्र देंगे। मैं हमारी प्राचार्य इंदुबाला बापना मैम से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पधारे और बच्चों के उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दें। साथ ही मैं महिला प्रकोष्ठ की हमारी साथी सुनीता जी चौधरी से निवेदन करती हूँ कि वो मैडम का सहयोग करें। सुमन पलासिया जी सहयोग करेगी। आप सब अतिथियों से निवेदन है कि जब आप इतनी देर रुके हैं तो इन कलाकारों को सम्मानित होते हुए भी देख लीजिए और आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए। परमेश इधर आएंगे। आयुषी जैन, परमेश माली, चिराग ओस्तवाल, अंशुल तंबोली, साहिल अंसारी, मोदी जैन, ये साहिल अंसारी हमारे सामने, मोदी जैन, गौरव नागवानी, दीपक मीणा, स्वेजल धाकड़, माधवी नामा, मनीषा खटीक, अनीशा ओझा, कृष्णा साहू, जुबेर अहमद छिपा, संजय सारस्वत, नीरज थारवानी, जया कंवर राठौर, कोनिका भंडारी,
सिंह राठौर, धीरज सुवालका, जुनैद आबेदीन, प्रभु प्रजापत, दीपक सुवालका, प्रीति जैन, रंजीत सिंह राठौर, रंजीत सिंह राठौर, प्रमाण पत्र और बच्चों को स्मृति चिन्ह देने के बाद मैं मैडम बापना से अध्यक्ष और दूसरी है आजादी का हक। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय का महिला प्रकोष्ठ हमारे प्रशासन का धन्यवाद आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने हमें आवाज़ी हक का मंचन करने की न केवल स्वीकृति दी बल्कि आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया करवाई। इसके साथ ही मैं अपने समस्त संकाय सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से हमारा समय समय पर सहयोग कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, जो शीतकालीन अवकाश में भी रिहर्सल देखते रहे हैं। उसके अलावा तकनीकी पक्ष में डॉक्टर पयोज जोशी, डॉक्टर अनंदादेश, डॉक्टर अवनीश शर्मा, अमन जैन, डॉक्टर अश्विनी जोशी, आप सब महिला प्रकोष्ठ आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता है। क्षमा चाहूंगी किसी का नाम छूट गया हो तो। रेणुका मैम सुबह से लगे हुए हैं अनुशासन बनाए रखने में, बहुत बहुत आभार मैडम। महिला प्रकोष्ठ की टीम, इन बच्चों के प्रति क्या आभार व्यक्त करूं मैं, शब्द ही नहीं है आप बच्चों के लिए कुछ कहने के लिए। इतनी मेहनत, इतनी सजगता, इतना समर्पण इन बच्चों ने दिखाया है। आओ विश्वास कीजिए मेरी बात पर, ये बच्चे हैं जो 1 महीने से पूरी तरह सोए नहीं हैं। ये बच्चे हैं जिन्होंने पूरी तरह खाया नहीं है, भूखे रहते, सुबह कुछ नाश्ता करके आते, रात को 9 बजे तक लगे रहते, कल तो 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थे। और ये समर्पण भाव एक विचार के साथ, हम कुछ नहीं दे सकते, एक विचार के साथ इतना समर्पण भाव। बच्चों, मैं आपको थैंक्स नहीं बोल रही, बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहती हूँ कि मैं आपकी कर्जदार हूँ। बहुत बहुत आभार आप सब। क्या बन सकते हैं, फैला सकते हैं, और जब मिलकर उठती है आवाजें तो उसे ही कहते हैं हो गया। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल